फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा राजपूत राजवंश और इसके बाद देखेंगे पाल वंश। तो दो ये वंशों से कौन कौन से क्वेश्चन यूपी ने पूछे हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसके पहले हड़प्पा सभ्यता से लेके मौर्य काल और गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये इसके जो प्रश्न थे वो हमने इसके पहले वाले वीडियोस जो भी रहे हैं उनमें डिस्कस कर लिए हैं, तो वो भी आप देखिएगा। साथ में हिंदी है या कंप्यूटर है या अन्य जो भी सब्जेक्ट है उसका PYQ आप देखिएगा। तो चलिए देखिए, इसमें शुरू करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, ये जो राजपूत वंश है, तो राजपूत वंश ये माना जाता है कि ये जो राजपूत हैं ये अग्निकुल के हैं। ये माना जाता है कि हवन किया गया था, उस हवन से उत्पन्न हुए थे जो राजा, तो वो उन्हीं की जो शाखाएं हैं वो राजपूत वंशों में से। इसमें से मुख्यतः जो अपना गुर्जर प्रतिहार वंश है एक, वो भी महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ में जो चौहान शासक थे वो भी महत्वपूर्ण है। तो गुर्जर प्रतिहार जो था, इसके एक नागभट्ट प्रथम था, इसने इसकी स्थापना की थी। और जो चौहान वंशों में से पृथ्वीराज चौहान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण राजा था। अब देखिए, जो पृथ्वीराज चौहान था, ये इसकी जो कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। और एक पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, उसमें इसका वर्णन काफ़ी बढ़िया से दिया गया है। तो ये सारा कुछ देखेंगे और जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों के हिसाब से भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, पहले प्रश्न से इसको शुरू करते हैं हम। तो पहला इसमें प्रश्न पूछा गया था कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए, तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और तुगलक वंश। इसमें से देखिए जो तोमर वंश है ये ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन दिए हैं, जैसे ये देखिए खिलजी वंश, तुगलक वंश और ये सैयद वंश, ये दिल्ली सल्तनत के शासक हैं। क्योंकि दिल्ली सल्तनत चूँकि गुलाम वंश से शुरू हो जाती है, गुलाम वंश की स्थापना 1906 के लगभग हो जाती है और इसके बाद में दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है। तो इसके पहले 12वीं शताब्दी, क्योंकि देखिए 12वीं शताब्दी का क्या मतलब है कि 1100 से लेके और ये 1199 तक का जो काल रहेगा ये होगा अपना कौन सा, 12वीं शताब्दी होगा। ठीक है, तो 1100 से लेके 1199 तक के बीच का ये रहेगा 12वीं शताब्दी का। लेकिन यहाँ पर ये देखिए जो खिलजी और ये सब होंगे, तो ये चूँकि 1200 समथिंग के आगे आएंगे, तो ये 13वीं शताब्दी में इनका कार्यकाल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया। तो देखिए, एक युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, इसमें से चंदावर का युद्ध। तो चंदावर के युद्ध में जो गौरी है, मोहम्मद गौरी, उसने मार दिया था जयचंद को। अब देखिए, मोहम्मद गौरी जो था ये मुस्लिम शासक था, और इसके पहले जो शासक हुए उनका ये मोटिव नहीं था कि वो भारत में आके रहें या भारत में राज करें। उनका सीधा सीधा मतलब ये था कि भाई यहाँ आएंगे, धन लूटेंगे और चले जाएंगे। तो ये उनका यहाँ पर वो था। लेकिन जो गौरी था, गौरी ने ही कुल मिला के यहाँ पर मुस्लिम शासन की स्थापना की और यहाँ पर उसने राज किया और अपने वंशजों को इस्टेब्लिश किया। तो सबसे पहले क्या है कि देखिए, जो मोहम्मद गौरी है, तो मोहम्मद गौरी की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से हुई थी 1191 में। 1191 में लड़ाई हुई, तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया, मोहम्मद गौरी को हरा दिया। इसके बाद में फिर क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी माना नहीं, वो दोबारा फिर लड़ा, तो दोबारा फिर लड़ा वो 1192 में। अब ये 1192 पे लड़ा, तो 1192 में जयचंद ने इसका साथ नहीं दिया। पहले ये था कि जयचंद इसका साथ देगा, लेकिन जयचंद ने इसका साथ नहीं दिया। तो इसीलिए ये भाई कहा जाता है कि भाई जयचंद जो था वो गद्दार था, उसने गद्दारी की थी। और उसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि भाई जयचंद्र की जो पुत्री थी इसका अपहरण कर लिया था पृथ्वीराज चौहान ने, इसलिए भी शायद इसने साथ नहीं दिया था इसका। तो इस प्रकार से जो अपना चौहान है, पृथ्वीराज चौहान है, ये 1192 में हार जाता है तराइन के द्वितीय युद्ध में। ठीक है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी को हरा देता है पृथ्वीराज चौहान। दूसरा युद्ध 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और इस पे पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। अब इसमें देखिए, जो इतिहासकार हैं तो वो अलग अलग ढंग से इस चीज़ को लिखते हैं कि भाई हार गया था तो उसकी फिर मृत्यु करवा दी गई थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि उसको बंदी बना के अपने साथ ले गया था। यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि देखिए, जो पृथ्वीराज रासो एक किताब है जिसको चंद्रबरदाई ने लिखा था, चंद्रबरदाई। तो ये जो चंद्रबरदाई था फ्रेंड्स, तो चंद्रबरदाई ने इसको लिखा है, तो ये काफ़ी ही
ये कह सकते हैं कि बढ़ा चढ़ा के भी इसने चीज़ों को लिखी हैं। जैसे मैं कुछ चीज़ें देखिए आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे इसमें एक मतलब वो आती है, कहावत आती है कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, तापर है सुल्तान, मच्चू को चौहान। अब देखिए इसमें ये कहानी ये है कि जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी बंदी बना के अपने यहाँ ले गया था, तो उस समय इसका जो ये चंद्रबरदाई था, इसको भी वो बंदी बना के ले गया था। तो वहाँ पर ये एक खबर फैलती है कि भाई जो पृथ्वीराज चौहान है, वो पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी वाण की जो क्षमता है वो जानता है। मतलब अगर कहीं से शब्द हो तो उसको वो भेद सकता है। तो जब ये बात मोहम्मद गौरी के पास पहुंची, तो मोहम्मद गौरी का जो सिंहासन बना था, वो ऊपर यहाँ पर सिंहासन पे बैठा हुआ था, और यहाँ पर वो पृथ्वीराज चौहान और इसका जो ये लेखक था चंद्रबरदाई, ये यहाँ पर नीचे थे। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ से इसने धनुष बाण मतलब चढ़ाया, और यहाँ पर इसकी जो हाइट है, इसको उसने, जो पृथ्वीराज चौहान का जो लेखक था, ये चंद्रबरदाई जो था, वो बोलता है, वो इसकी लंबाई इस तरह से बताता है कविता के माध्यम से कि 4 बांस 24 गज, अष्ट अंगुल प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है, मच्चू के चौहान। तो ये कहा जाता है कि वैसे ही जैसे ही यहाँ से वो मोहम्मद गौरी कुछ यहाँ से बोला था कि भाई अपनी योग्यता दिखाओ, तो वैसे ही इसने इसकी हाइट बता दी, और वैसे ही यहाँ से पृथ्वीराज चौहान ने तीर चला दिया और यहाँ पर मोहम्मद गौरी को मार दिया जाता है, ये कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो सारी चीज़ें हैं, तो इसमें से थोड़ा सा ऐसा लिखा गया है। मतलब अगला देखिए प्रश्न देखते हैं। ये थोड़ा सा इसकी कहानी थी जो इससे संबंधित, और इसमें से देखिए एक चीज़ हम ये भी जाने कि पृथ्वीराज रासू की रचना जो किसने की है, चंद्रबरदाई ने की है। और चंद्रबरदाई ने जो ये पृथ्वीराज रासू की रचना की है, इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उसके शासन के बारे में, या उसकी जो भी वीरता की जो कहानियाँ हैं इसमें मौजूद हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, चेर, पांड्य, राजपूत और चोल। तो देखिए राजपूत जो हैं ये उत्तर भारत के शासक हैं, बाकी यहाँ देखिए चेर, पांड्य और चोल ये कहाँ के हैं, ये दक्षिण भारत के राजवंश है, या दक्षिण भारत में इन्होंने राज यहाँ पर किया है। अगला देखिए पाल वंश है। तो पाल वंश से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं आयोग द्वारा, वो यहाँ पर देखते हैं। थोड़ा सा इसकी अगर इसको बैकग्राउंड को देखें फिर, तो ये है कि पृथ्वीराज जो ये पाल वंश जो है, तो पाल वंश क्या है कि गोपाल द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो संस्थापक था वो कौन था, गोपाल था। ठीक है, इसमें जो गोपाल था, इसने कुछ काम जो किए उनमें से क्या है कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश शासक पूरे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और इसने नालंदा को दान दिया था। देखिए नालंदा एक विश्वविद्यालय था, और नालंदा को इसने क्या किया था कि दान दिया था। और नालंदा जो विश्वविद्यालय है, ये नालंदा विश्वविद्यालय दरअसल आज भी अब इसको पुनः शुरू किया गया है। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी उस समय की, और गोपाल ने इसमें दान दिया था। एक दूसरा पाल शासक था जिसका नाम था धर्मपाल। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि धर्मपाल, तो धर्मपाल ने क्या किया था कि भाई एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय था और सोमपुरी, तो विक्रमशिला और सोमपुरी में इसने बिहार बनवाए थे या उसको दान दिया था। तो इन विद्यालयों को जो धर्मपाल था इसने यहाँ पर दान दिया था, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और ये माना जाता है कि भाई यहाँ का जो विश्वविद्यालय था, और विश्वविद्यालय में जो नालंदा विश्वविद्यालय में जो लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में बहुत ही अकूत भंडार था ज्ञान का, और उसको बख्तियार खिलजी ने क्या किया था कि जला दिया था। तो बख्तियार खिलजी जो दिल्ली सल्तनत आगे इस्टेब्लिश होती है, तो वहीं का सेनापति था, और बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भाई जो वहाँ लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को किसने जलाया था, तो ये बख्तियार खिलजी। अब देखिए इसके प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। तो भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है, क्योंकि देखिए ये जो है, ये जो अपना बिहार वाला क्षेत्र है, तो बिहार वाला क्षेत्र था, और इसकी जो राजधानी थी मुंगेर थी। ठीक है, तो मुंगेर बिहार ये यहाँ वाला क्षेत्र था, और ये जो पाल वंश के शासक हैं ये बौद्ध धर्म से अनुयायी थे। दूसरा यहाँ देखिए प्रश्न पूछा गया है कि पाल वंश का पहला शासक कौन था। ठीक है, तो पाल वंश का पहला शासक गोपाल था, क्योंकि गोपाल ने इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो ये इससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। अगला देखिए अपना टॉपिक रहेगा ये दक्षिण भारत के जो
राजवंश है। अभी देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। फिर हिस्ट्री में भी आगे पूरी जब हिस्ट्री हो जाएगी तो जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी इसमें सारा सेक्शन है उसको एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और ये देखिए प्रीवियस ईयर है, आप इसको जल्दी से ख़त्म कर लीजिए, इसके जो पॉइंट्स हैं उनको याद कर लीजिए और एग्ज़ाम में आगे ये आपको बेनिफिट देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।